सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अध्याय 2 लासा की ओर का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी हैं। आइए चलते हैं अपनी पाठ्यपुस्तक पे। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय सामग्री का उद्धार कर अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताया। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। संकलित अंश राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 1893 में उनके ननिहाल यानी नानी के यहाँ गांव पंदहा, जिला आजमगढ़ में हुआ था। आजमगढ़ भी हमारे उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिले से समीपवर्ती जिला है। उनका पैतृक गांव कनैला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। इनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। 1930 में इन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। यानी इनका नाम जो केदार पांडे था उससे बदल करके राहुल सांकृत्यायन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित भी कहा जाता था। 1963 में इनका देहांत हो गया। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य का सृजन किया। इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां हैं। साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। यानी कि राहुल सांकृत्यायन जी 150 से ज़्यादा पुस्तकें लिखी हैं। राहुल जी ने बहुत सी लुप्त प्राय का अर्थात जो समाप्त हो चुकी है ऐसी सामग्री का उद्धार कर महत्वपूर्ण कार्य किया है। यात्रावृत्त यानी यात्रा के संबंध में जो लेख लिखा जाता है उसके हम यात्रावृत्त कहते हैं। यात्रा का जो वर्णन होता है यात्रावृत्त कहलाता है। इस प्रकार के लेखन में राहुल जी का स्थान अन्यतम है, यानी कि बहुत ऊपर है। उन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा, यानी घूमने का एक शास्त्र ही रच दिया और उससे होने वाले लाभों का उन्होंने विस्तार से वर्णन करते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ी का उद्देश्य बताया। यानी घूमने के लिए जो उनका मंजिल थी
उसको महत्वपूर्ण न मान करके जो घुमक्कड़ी का जो यात्रा का वर्णन है उसी को उन्होंने अपना उद्देश्य बताया है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के लोगों के जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। प्रिय विद्यार्थियों, यह जो अध्याय हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते की थी, क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। छद्म वेश यानी अपना रूप बदल करके भिखमंगे का रूप धारण किया था और यात्रा की थी। इसमें तिब्बत की राजधानी लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन उन्होंने बहुत ही रोचक शैली में किया है। इस यात्रा वृत्तांत से हमें उस समय के तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। तो आइए चलते हैं अध्याय 2 लासा की ओर पे। अपनी अपनी पाठ्यपुस्तक में ध्यानपूर्वक देखें। लासा की ओर वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और आराम की कुछ बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा तो आप खुद जाकर के चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया कि राहुल सांकृत्यायन जी लासा की ओर जाने के दुर्गम रास्तों का बहुत ही बखूबी इन्होंने वर्णन किया है। तो वो शुरुआत करते हैं, वो बताते हैं कि नेपाल से तिब्बत जाने का यह मुख्य रास्ता था जिस रास्ते वो जा रहे थे। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की चीज़ें भी इस रास्ते तिब्बत जाया करती थीं। यानी उस रास्ते को बंद किया गया था, तो जिस रास्ते से लेखक जा रहे हैं उसी रास्ते से हिंदुस्तान की सारी चीज़ें तिब्बत जाया करती थीं। यह व्यापारी की नहीं सैनिक रास्ता भी था, इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे जिन्हें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आज बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। दुर्ग कहते हैं किले को। किले के किसी भाग में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, यानी वहाँ फौजी जो मकान थे वो गिर चुके थे और अब किसान वहाँ रहते थे। वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते थे। आबाद मतलब जो घरों में लोग रहते हैं तो उसे हम कहते हैं कि आबाद, यानी लोग रहा करते थे। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त यानी छोड़ा हुआ, जिसे छोड़ दिया जाता है उसे हम परित्यक्त कहते हैं। चीनी किला था यानी चीनी सैनिकों का एक किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे, मतलब लेखक वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी थी और आराम भी थी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न ही औरतें पर्दा करती हैं। अब देखिए यहाँ पर लेखक वहाँ के जनजीवन के बारे में वर्णन करते हैं, बताते हैं कि वहाँ की औरतें पर्दा ही करती हैं, मतलब छुआछूत भी नहीं है, जात पात का भी सवाल नहीं है और न ही औरतें वहाँ पर्दा करती हैं। जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे हैं, लोग चोरी के डर से उनको अंदर नहीं आने देते, नहीं तो बिल्कुल खुलापन है वहाँ पे, आप घर के एकदम भीतर जा सकते हैं। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि आप भले ही अपरिचित हों तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं।
वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। मतलब कि एकदम यदि आप अपरिचित हैं तब भी आप वहाँ जाके अपनी चाय किसी से भी बनवा सकते हैं। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि आप किसी से भी अपनी चाय बनवा सकते हैं। किसी से चाय बनवा सकते हैं। वह चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग के बना करके आपको टोटीदार बर्तन, जिसे खोटी कहते हैं, चोंगी जिसमें उसको पकाया जाता है उसे चोंगी कहा गया है, आपको दे देगी। इस अध्याय में आपको बहुत सारे ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे जिसको आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वो तिब्बती भाषा के शब्द हैं, तो उसे भी हम देखते चलेंगे और समझते चलेंगे। आगे लिखते हैं टोटीदार बर्तन यानी खोटी में रख के आपको दे देगी। अगर आपका बैठक जो है चूल्हे से दूर है, आपको डर है कि आपका मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो खुद जाकर के चोंगी में चाय मथ कर लाइए और चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है, अपना डाल लीजिए। आते हैं अगले पृष्ठ पर। परित्यक्त चीनी किलो से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमत के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु वह उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए कुछ जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। यहाँ पर इस पैराग्राफ में लेखक ये बताते हैं कि उस चीनी किले को, परित्यक्त चीनी किले को जब ये चलने लगे तो एक आदमी आकर के इनसे राहदारी मांगने लगा। राहदारी मतलब रास्ते पर चलते हुए जो हम टैक्स देते हैं, जो पैसा देते हैं या जो भी व्यवस्था बनी होती है उसे हम राहदारी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि एक आदमी राहदारी मांगने आया तो हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। चीटें यहाँ पर लिखा है चीटें। चीटें का मतलब ये है, एक येनम गांव के पास पुल से नदी पार करने के लिए जोंगपोन यानी वहाँ के जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके हाथ की लिखी हुई लम्मिक यानी राहदारी होती है, जो लेखक ने अपने मंगोल दोस्त के माध्यम से प्राप्त की थी। लेखक जो यात्रा कर रहे थे, इस यात्रा में उनके साथ एक मंगोल दोस्त भी था। उस दोस्त ने वहाँ के मजिस्ट्रेट के हाथ की लिखी हुई लम्मिक यानी जो राहदारी होती है उसकी 2 चीटें, मतलब वो 2 चीट उनके पास थी, 2 चीटें उन्होंने उसको राहदारी के रूप में दे दी। आगे लिखते हैं शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। मतलब थोंगला जो था उसके पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए थे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। यहाँ सुमति लिखा हुआ है। सुमति लेखक की यात्रा के दौरान एक मिले हुए मंगोल भिक्षु का नाम था। एक मंगोल भिक्षु थे जो यात्रा के दौरान लेखक के साथ थे। इनका नाम था लोबजंग शेख, जिसका अर्थ होता है सुमति प्रज्ञ। अर्थात सुविधा के लिए लेखक ने उन्हें सुमति नाम से पुकारा है। वास्तव में वो एक मंगोल भिक्षु थे जिनका नाम लोबजंग शेख था। ये आपके पीछे शब्दार्थ में भी दिया हुआ है, आप ध्यानपूर्वक उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ भी सुमत के जान पहचान के आदमी थे। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो थोंगला के आखिरी गांव में पहुँचे वहाँ भी सुमत के जाने पहचाने वाले लोग थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। चूँकि भिखमंगे के छद्म वेश में ये यात्रा कर रहे थे, इसलिए बताते हैं कि हम भिखमंगे के वेश में थे, फिर भी हमको ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल गई। आगे बताते हैं कि 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिखमंगे की जगह पे एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस समय किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। मतलब बताते हैं कि बहुत कुछ वहाँ के लोगों की मनोवृत्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि एक बार जब ये भिखमंगे के वेश में थे तो इन्हें अच्छी ठहरने की जगह मिल गई, लेकिन 5 साल बाद जब एक भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर के आए थे तो इन्हें रहने के लिए जगह नहीं मिली। इसका कारण बताते हुए लेखक लिखते हैं कि यह
बहुत कुछ उस समय के लोगों की वहाँ के लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर निर्भर था। खासकर शाम के वक्त लोग छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। छंग मतलब कुछ शराब जैसी चीज़ होती थी जिसे लोग नशा करते थे। तो शाम को जब वो लोग नशा कर लेते थे तो उनको होश हवास नहीं रहते थे, मतलब अपने होश में लोग नहीं रहते थे। आगे चलते हैं। अब हमें सबसे विकट डाँड़ा ठोंगला पार करना था। डाँड़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं। 16-17 हज़ार फीट ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। अब यहाँ पे बताते हैं लेखक कि अब उन्हें डाँड़ा थोंगला पार करना था। डाँड़े होते थे जो बहुत ऊंची जगह होते थे, और थोंगला तिब्बत की सीमा का एक स्थान था। जैसे आज के ज़माने में भी आज भी हम ढाला कहते हैं, जैसे हमारे ज़िले में ही रुस्तमपुर ढाला, तो ऊपर से जाता है और ऊपर से फिर नीचे आता है, उसे हम डाँड़े कहते थे। और यहाँ पे थोंगला नामक जो चीनी थोंगला नामक जो डाँड़ा था, थोंगला मतलब जो है तिब्बत सीमा का एक स्थान था, वहाँ पे एक डाँड़ा था, उसे पार करना था इन लोगों के लिए, जो बहुत विकट था, मतलब बहुत मुश्किल था। ढाणे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव नहीं होते हैं, मतलब बहुत ऊंचाई का स्थान होता है, इसलिए उसके जो दोनों तरफ जो है कोई गांव नहीं होते हैं। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता है। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह होती है, डाकू यहीं छिपते हैं। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई आपको मार भी दे तो कोई आपकी परवाह नहीं करेगा। आगे लेखक लिखते हैं कि सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। मतलब वहाँ खतरनाक डकैत होते हैं जो पहले यात्रियों को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसके पास कुछ पैसा है या नहीं। वहाँ की जो सरकार होती है वो खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है, इसलिए पुलिस भी वहाँ बहुत तेज नहीं है। आगे लिखते हैं कि हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंगला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमत से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चलेंगे। अब यहाँ इस पैराग्राफ में लेखक ये बताना चाहते हैं कि इस भाग में ये बताना चाहते हैं कि हथियार का कानून नहीं था, इसलिए लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लेकर के फिरते थे। और डाकू जान से इसलिए मार देते थे कि यदि वे जान से नहीं मारते तो उनके ही जान का भय हो जाता था, कि उनके ही प्राणों का खतरा हो जाता था। इन्हें पता चला था कि थोंगला के पास खून हो गया था, लेकिन ये लोग भिखमंगे के वेश में थे, इसलिए खून की परवाह नहीं करते थे। और जहाँ कहीं भी डकैतों की सूरत देखते वहाँ अपनी टोपी उतारते और जीभ निकाल करके कुची कुची यानी दया दया 1 पैसा यानी भीख मांगने लगते थे। अब पहाड़ की चढ़ाई जो बहुत ऊंची थी और पीठ पर सामान लाद कर चलने में इन लोगों को दिक्कत हो रही थी, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था, इसलिए उन्होंने सुमत से कहा, सुमत यानी जो इनके सहायक थे, मंगोल भिक्षु थे, उनसे कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो और सामान भी उस पर ले लेंगे और चढ़ चलेंगे। आइए चलते हैं आगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। ढाणे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त ढाणे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। यहाँ पर लेखक ये बताते हैं कि दूसरे दिन ये घोड़ों पर ये लोग सवार होकर के ऊपर की ओर चले। ढाणे से पहले एक जगह चाय पिए और दोपहर के समय ढाणे के ऊपर जा पहुँचे। ये लोग समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊपर थे और इनके दाहिनी तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। यहाँ पर श्वेत शिखर लिखते हैं। श्वेत यानी होता है सफ़ेद और शिखर यानी होती है चोटी, यानी सफ़ेद चोटी यानी जो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ थीं। आगे चलते हैं। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली।
उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डाणे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया गया था। अब यहाँ पे ये बताते हैं कि भीटे की ओर दिखने वाले जो पहाड़ थे वो बिल्कुल नंगे थे, वहाँ पे बर्फ़ भी न थी और न ही हरियाली थी। आगे वहाँ के बर्फ़ों की चोटियों का वर्णन लेखक ने किया है। फिर ये बताते हैं कि जो सबसे ऊंचा स्थान था वहाँ पर ढाणे के देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया गया था। अब आगे चलते हैं। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोनक्विक्स्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि इन लोगों ने चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन उतराई आसान नहीं थी। 1-2 सवार साथी इनके साथ चल रहे थे। घोड़ा इनका कुछ धीरे चलने लगा। उन्होंने सोचा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और लेखक उसको मारना भी नहीं चाहते थे, और धीरे धीरे वो बहुत पिछड़ गए। अपने पिछड़ेपन और घोड़े की चाल को उन्होंने दोनक्विक्स्तो की तरह व्यक्त किया है। अब आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि दोनक्विक्स्तो क्या है। दोनक्विक्स्तो एक स्पेनिश उपन्यासकार सर्वेतेंज हुए थे, जो 17वीं शताब्दी के उपन्यास थे। तो जो वो उपन्यास लिखा करते थे, उस उपन्यास का जो नायक हुआ करता था उसका नाम था क्विक्जोट, जो घोड़े पर चलता था। तो उसी की तरह इन्होंने अपने आप को बताया है कि घोड़ा धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया और मैं दोनक्विक्स्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। मतलब जो सर्वेतेंज थे, जो उपन्यास लिखते थे, उसका जो नायक था क्विक्जोट, वो जिस तरह घोड़े पर चलता था उसी तरह ये भी अपने घोड़े पर झूमते हुए चले जा रहे थे। आगे चलते हैं। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया था। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौट कर उसी को पकड़ा। मतलब घोड़ा बहुत धीरे भी चल रहा था। इनको ये नहीं पता चल रहा था कि आगे जा रहा है या पीछे। धीरे धीरे जब ये आगे बढ़े तो 2 रास्ते फूट रहे थे, मतलब 2 रास्ते निकले हुए थे, एक दाहिने एक बाएं। इन्होंने बाएं वाला रास्ता लेकर के लगभग मील 1.5 मील चल गए। उसके बाद एक घर में जब इन्होंने पूछा तो पता लगा कि लंकोर का जो रास्ता था वो तो दाहिने वाला था। फिर ये वापस आए और उसी रास्ते को पकड़े। आगे चलते हैं। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मतलब जहां इनको पहुंचना था उस गांव से मील भर पहले थे, तो सुमति यानी जो इनके साथी थे वो इनसे मिले। आगे लिखते हैं कि इंतजार करते हुए मिले, मतलब सुमति इनका इंतजार कर रहे थे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। मतलब सुमति के गुस्से को व्यक्त करते हुए लेखक लिखते हैं कि मंगोलों का मुंह तो वैसे ही लाल होता है और अब वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमत को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंकोर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। इस भाग में लेखक ये बताते हैं कि जब रास्ते में उनको सुमति मिले तो वो बहुत नाराज़ थे। उन्होंने बोला कि 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, मतलब कंडे चाय बनाने के लिए कंडे का उपयोग होता था, उसको फूंक डाले मतलब जला डाले। 3-3 बार चाय को गर्म किया। जब लेखक ने देखा कि बहुत नाराज़ हैं तो इन्होंने बहुत नरमी से जवाब दिया और अपनी बात बताई कि मेरा घोड़ा ठीक से नहीं चल रहा था। और इन्होंने आगे लिखा है कि सुमत को जितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी वह ठंडा हो जाता था। फिर इन्होंने बताया कि एक अच्छी जगह पर वो थे, वहाँ उनके यजमान भी थे। इन्होंने पहले चाय सत्तू खाया, फिर रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। यहाँ पर देखिए अब 2 चीज़ें आती हैं कि पहले चाय सत्तू खाया, फिर गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा क्या होता है? थुक्पा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया एक खाद्य पदार्थ होता है जो अक्सर तिब्बत में लोग खाते हैं। तो इन्होंने बताया कि रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला, यानी थुक्पा खाए। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमत के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा या तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गाँव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुँच रुपये दे दूँगा। इस भाग में लेखक ये बताते हैं कि अब वो तिंगरी के विशाल मैदान में पहुंच चुके थे, जो पहाड़ों से घिरा हुआ टापू मालूम होता था। एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ी थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधिगिरी। आगे लेखक बताते हैं कि आसपास के गांव में भी सुमत के बहुत सारे यजमान थे और सुमत ही उनको गंडे दिया करते थे। गंडे क्या होते हैं? तो गंडे जो सुमति थे वो गंडे दिया करते थे, यानी बोध गया से वो कपड़े को बांध करके गंडे बनाते थे और उसको अपने यजमानों को देते थे। उसी का उल्लेख यहाँ पर लेखक करते हैं कि कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। मतलब उनके इतने यजमान थे कि जो बोध गया से गंडे लाए थे उसको बांटने के बाद किसी भी साधारण कपड़े से वो गंडे बनाते थे और अपने यजमानों को दे देते थे। वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक ने सोचा कि ये हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही आप गंडे बांट दीजिए, मगर आसपास के गांवों में मत जाइए। इसके लिए उन्होंने लासा पहुंचकर रुपए देने की बात भी सुमत से की। आगे चलते हैं। सुमत ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हम भरियां ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। आगे उन्होंने बताया कि भरियां ढूंढने की कोशिश की। भरियां यानी भारवाहक होता है। भारवाहक ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिला और उन्हें पश्चाताप भी था कि सवेरे चल दिए होते तो अच्छा था। अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा है। अब धूप में जो उन्होंने यात्रा की उसका वर्णन आगे के भाग में करते हैं। आइए देखते हैं। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यहाँ पर उन्होंने इस रास्ते का जो वर्णन करते हुए बताया है कि 10-11 बजे धूप में चलना पड़ रहा था। धूप बहुत तेज़ थी और वो मोटे कपड़े से सिर को ढक लेते थे तो गर्मी खत्म हो जाती थी। 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। इस पंक्ति में वो बताते हैं कि सामने से धूप लगने पे उनका ललाट जल रहा था, लेकिन पीछे से जो बर्फ़ की ठंडी थी उससे उनका कंधा ठंडा हो रहा था। फिर उन्होंने अपनी पीठे पर अपनी चीज़ें पीठ पर लाद लीं, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। आगे उन्होंने लिखा है कि सुमत के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। मतलब जो उनके साथी थे सुमति, वो अपने यजमान से मिलने के लिए शेखर विहार जाने का बहाना किया और शेखर विहार चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। अब यहाँ पर इस भाग में लेखक ये बताते हैं कि तिब्बत की ज़मीन जो है वो छोटे छोटे जागीरदारों में बटी हुई थी। जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथों में था। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद करता था, जिसके लिए मजदूर बेगार में मतलब बिना पगार लिए मिल जाते थे। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता था, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया नमसे बड़े भद्र पुरुष थे, यानी जो खेती के मुखिया थे वो भद्र पुरुष थे। आगे लेखक लिखते हैं, वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिपि 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। लेखक बताते हैं कि नमसे से उनकी मुलाकात हुई। वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो बहुत प्रेम से मिले। हालांकि लेखक का भेष भी ऐसा नहीं था कि वो कुछ ख्याल करते।
आगे लेखक लिखते हैं कि यहाँ एक बड़ा अच्छा मंदिर मिला जिसमें कंजूर यानी बुद्ध के वचन का अनुवाद जिसकी हाथों से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक ने वहीं अपना आसन लगाया यानी वहाँ बैठ गए। आगे लिखते हैं वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुबत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। लेखक बताते हैं कि जहाँ 103 पोथियाँ उस मंदिर में रखी हुई थी वहाँ उन्होंने आसन लगाया। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी, यानी जो पोथियाँ थी बुद्ध के वचन का जो अनुवाद था उसके बारे में यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वो मोटे कागज पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी, यानी मोटी मोटी पोथियाँ थीं। सुमत ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि सुमत फिर अपने यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने लेखक से पूछा। चूँकि लेखक अब पुस्तकों के भीतर थे, यानी वो जो बुद्ध वचन की अनुवाद थी उसे वो पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने उन्हें जाने के लिए कह दिया कि आप जा सकते हैं। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे। लेखक ये सोच रहे थे कि 2-3 दिन बाद आएंगे, लेकिन सुमत उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। इन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे भिक्षु से विदाई ली और आगे चल पड़े। इस प्रकार राहुल सांकृत्यायन जी ने 1929 और 30 में नेपाल के रास्ते जो लासा की ओर की यात्रा की थी उसका एक अंश आप लोगों के सामने प्रस्तुत था। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस प्रकार से लेखक ने वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के रास्तों के बारे में, वहाँ के अपराध के बारे में, वहाँ की अच्छाइयों के बारे में, वहाँ की कृषि खेती के बारे में और अंत में वहाँ के जो हस्तलिखित कंजूर यानी बुद्ध के वचन की जो अनुवाद उन्होंने पाया उसके बारे में ये सारी चीज़ें हमें बताया। आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई समस्या होगी तो आप अपनी समस्याओं को हमसे साझा करके अपनी समस्याओं का निराकरण करा सकते हैं। धन्यवाद।